नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओ लेवल M3। ओ लेवल का हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओ लेवल का तीसरा पेपर M3, जिसके MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर के कुछ MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाइथन का डेवलपमेंट किसने किया। तो पाइथन का डेवलपमेंट किसने किया, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, ग्यूडो वैन रॉसम और बाजार स्ट्रॉप स्टब। तो आपको बता दें, डेनिस रिची ने डेवलप की थी सी लैंग्वेज, जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की थी जावा लैंग्वेज और बाजार ने स्ट्रॉप स्टप ने डेवलप की थी C++। पर यहाँ पे पाइथन का पूछा गया है, तो ये चौथे पर्सन है ग्यूडो वैन रोसम, जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाइथन पहली बार किस वर्ष में जारी की गई थी, यानी कि पाइथन को कब लॉन्च किया गया था, पाइथन कब रिलीज़ की गई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: 1989 नहीं है, 1995 नहीं है, 2000 नहीं है, 1991 है, जिस जिस ईयर में पाइथन को डेवलप किया गया था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाइथन किस प्रकार की भाषा है। तो पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, लो लेवल है, मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल है या असेंबली है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए, हर वो लैंग्वेज जो अपने सिंटैक्स इंग्लिश में लिखती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ज़्यादातर वो लैंग्वेजेस जो हम आज के समय में यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आज के बहुत टाइम पहले कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज चलता था, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते थे, जिसमें 0 और 1 में लिखा जाता था। पर आज के समय में कंप्यूटर में वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी लैंग्वेजेस जिस पे हम काम करते हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, क्योंकि उनके सिंटैक्स इंग्लिश में हैं, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4, पाइथन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, इजी रीडेबिलिटी, स्लो एग्जीक्यूशन और नो लाइब्रेरीज। तो इन चार ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स ये बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है। पाइथन के सिंटैक्स बहुत ही इजी हैं, तो ये चीज़ गलत लिखी है पाइथन के हिसाब से। अगला है स्लो एग्जीक्यूशन, तो ये वाला जो ऑप्शन है स्लो एग्जीक्यूशन नहीं है, पाइथन का तो एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे लिखा है नो लाइब्रेरीज, ये भी गलत बात लिखी हुई है। पाइथन में तो बहुत सारी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम काम करते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं। पर ऑप्शन बी जो है इजी रीडेबिलिटी, ये सही ऑप्शन है। इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इजी रीडेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइल्ड ओनली, इंटरप्रेटेड, असेंबली और मशीन। तो पाइथन कंपाइल्ड ओनली नहीं है, ना ही असेंबली है और ना ही मशीन है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, पाइथन का ऑफिशियल एक्सटेंशन क्या है। तो ऑफिशियल एक्सटेंशन का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें हम स्टोर करते हैं उन सभी के फाइल का कोई ना कोई सरनेम, यानी कि उस फाइल की कैटेगरी ज़रूर होती है, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, या बोल सकते हैं फाइल का टाइप। तो पाइथन की फ़ाइल का टाइप क्या है, तो पाइथन की फ़ाइल का टाइप है .py, यानी कि पाइथन में जब भी हम कोई फ़ाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल को सेव करते समय फाइल नेम के बाद .py ऐड करते हैं, क्योंकि ये पाइथन की फ़ाइल का एक्सटेंशन है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7, पाइथन ओपन सोर्स है या नहीं। तो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये बात बिल्कुल सही है। ओपन सोर्स का मतलब होता है
एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसी लैंग्वेज जिसका कोडिंग पार्ट नेट पर फ्रीली अवेलेबल हो, जिसे नेट में जिसका सोर्स कोड यानी कि उसका जो कोडिंग पार्ट है वो नेट पे फ्रीली अवेलेबल हो, फ्री में मिल जाए, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। देखो, वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो होते हैं फ्रीवेयर। पर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोडिंग पार्ट यानी कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन किया गया है, उसका कोडिंग पार्ट अगर हमें नेट पर फ्री में मिलता है तो उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन है, और उनको ओपन सोर्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट द मीन ऑफ ओपन सोर्स। सो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो पाइथन में हमारे प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करता है वो इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आपने पढ़ा होगा पहले कि एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक असेंबलर होता है। ये तीनों हमारे ट्रांसलेटर हैं जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। जिसमें जो इंटरप्रेटर है उसका इस्तेमाल करती है पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन सेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो पाइथन सेल में हमारे आउटपुट आते हैं। जब हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन सेल एक प्लेस होता है जहाँ पर आउटपुट आते हैं, जिसको हम पाइथन सेल बोलते हैं। और पाइथन में प्रोग्राम लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरेक्टिव मोड। तो जब हमें सिंगल लाइन प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो हम पाइथन सेल यानी कि इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें बहुत सारी लाइनों को लिख करके, बहुत सारी लाइन का कोड लिख करके एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस टाइम पर हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं, जिसमें फाइल बनाई जाती है। यानी कि हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसमें कोड लिखते हैं और उसके बाद उसको रन करते हैं। लेकिन जब हमें सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो तो उस टाइम पर हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करते हैं, और वो प्लेस होता है पाइथन सेल। यानी कि पाइथन सेल का दूसरा नाम इंटरेक्टिव मोड होता है। तो जो पाइथन का सेल है उसको हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं, और दूसरा तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने का, उसको हम स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो पाइथन में जो पाइथन सेल होता है, जो जिसको हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं, वहाँ पर जो प्रॉम्प्ट के रूप में सिंबल यूज़ होता है वो ये होता है। यानी कि 3 बार ग्रेटर देन का साइन लगा होता है, इसको हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट या पाइथन सेल प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11, पाइथन में कमेंट लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। तो पाइथन में कमेंट लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये सिंगल लाइन कमेंट लाइन होता है, लेकिन ये पाइथन में इस्तेमाल नहीं होता है। ये भी एक कमेंट लाइन का ही है, लेकिन ये पाइथन में इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी है हैशटैग, जिसका इस्तेमाल हम लोग पाइथन में कमेंट्स लिखने के लिए करते हैं। और कमेंट लाइन वो होती हैं जिसे जो हमारा इंटरप्रेटर है वो इग्नोर करता है। यानी कि प्रोग्राम में अब जो भी चीज़ें, जो भी लाइनें हम हैशटैग के बाद लिखते हैं, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है, उसको रीड नहीं करता है, ना ही उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये ह्यूमंस को यानी कि पर्सन्स को अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो हैशटैग जो होता है वो हैश का सिंबल है, वो यूज़ होता है पाइथन में कमेंट को लिखने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, कमेंट का मेन पर्पस क्या है। तो कमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो प्रोग्राम में लिखी चीज़ों को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और उसी को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कुछ भी समझाना चाहते हो, कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो प्रोग्राम में आपको उसको टाइप करना पड़ेगा। तो जब आप वो टाइप करोगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप हैशटैग का यूज़ कर करके स्टेटमेंट को
एक्सप्लेन करते हो तो उस टाइम पर उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाइथन कमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो पाइथन कमेंट्स यानी कि पाइथन में जो कमेंट लाइन लिखी जाती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इंटरप्रेटर के द्वारा या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पाइथन में जो कमेंट लाइन लिखते हैं हम लोग हैशटैग के बाद, इंटरप्रेटर उनको इग्नोर करता है, उसे वो रीड ही नहीं कर पाता है। सो क्या पाइथन कमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है 14। इसमें लिखा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करा जाता है। तो हम लोग जब कमेंट लाइन बनाते हैं तो उस टाइम पर अगर हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है तो उसके लिए हम लोग हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो कमेंट है वो एक से ज़्यादा लाइनों में जाता है तो उसके लिए फिर हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल करने के लिए यानी कि यूज़ करने के लिए आपको ट्रिपल कोट्स ओपन और ट्रिपल कोट्स क्लोज का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि कमेंट से पहले ट्रिपल कोट्स लगाना होता है और कमेंट ख़त्म होने पर एंडिंग में ट्रिपल कोट्स लगाना होता है। सो दिस इज़ द मल्टी लाइन कमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 14। ओके, अगला क्वेश्चन है 15, लिटरल क्या होता है। तो प्रोग्राम में यूज़ की जाने वाली जो वैल्यू होती हैं वो सब लिटरल होती हैं। लाइक एज हमने अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखा हुआ है A=10, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये लिटरल है। ठीक है, तो प्रोग्राम में यूज़ करी जाने वाली वैल्यू जैसे कि हमने लिखा हुआ है A=10.5, सो 10.5 इज़ द लिटरल। अगर हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है A=राम, तो यहाँ पे ये जो राम हमने लिखा हुआ है इसको हमने स्ट्रिंग बनाया है और ये भी आपकी क्या है, एक लिटरल है, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ करी जाने वाली जो वैल्यू होती हैं उनको हम लोग लिटरल बोलते हैं और ये कांस्टेंट होती हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होती हैं। सो लिटरल कांस्टेंट होते हैं ऐसा बोला जाता है। सो इसमें 4 ऑप्शन में दिए हैं वेरिएबल का नेम, तो लिटरल वेरिएबल का नेम नहीं होते हैं, वो आइडेंटिफायर होते हैं। फंक्शन भी नहीं है इसका आंसर और मॉड्यूल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स में वैल्यू फिक्स करी जाती हैं, जो वैल्यू दी जाती है उन्हीं को हम लिटरल बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा लिटरल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से इंटीजर लिटरल कौन सा है। यानी कि आप समझ गए थे ऊपर लिटरल का मतलब होता है वैल्यू, अब यहाँ पूछ रहा है इंटीजर वैल्यू कौन सी है। तो इन चारों में 10 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है बिना पॉइंट वाली वैल्यू। सो बिना पॉइंट वाली वैल्यू को हम लोग इंटीजर वैल्यू यानी कि इंटीजर लिटरल बोलते हैं। सो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10, सो ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है फ्लोट लिटरल कौन सा होता है। तो फ्लोट लिटरल का मतलब होता है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है पॉइंट की वैल्यू। तो इनमें जो पॉइंट की वैल्यू है वो है 2.5, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग लिटरल है वो 2.5 है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो शायद आपने पढ़ रखे हो मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से इमेजनरी पार्ट्स होता है। तो ये इंटीजर लिटरल है, ये आपका फ्लोटिंग लिटरल है, और देखो इसमें डबल कोट्स लिखा है तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। वन और मोर देन वन करेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग लिटरल। जब हम लोग किसी भी करेक्टर्स को, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर रखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो 10 है वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, नॉट इंटीजर। सो ये वाला आपका फ्लोटिंग है, ये वाला आपका इंटीजर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, सो ये जो 10+2j लिखा हुआ है, तो ये जो आपका है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो जे दिया हुआ है ये इमेजनरी है, और जब किसी नंबर में इस तरीके से कुछ इमेजनरी पार्ट ऐड होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है पाइथन में कांस्टेंट क्या होती हैं। तो पाइथन में कांस्टेंट क्या होती हैं, तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, फिक्स वैल्यू, लूप, फंक्शन और मॉड्यूल। सो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, फिक्स्ड वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पाइथन में कांस्टेंट्स को सामान्यतः कैसे लिखा जाता है। तो पाइथन में कांस्टेंट्स को सामान्यतः कैसे लिखा जाता है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम जब भी कोई कांस्टेंट लिखते हैं या कोई वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं तो उस टाइम पर हम सारे लेटर्स को अपर केस में लिखें। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन है बी है, अपर केस में कांस्टेंट सामान्यतः लिखे जाते हैं।
बाकी फिर यूजर चॉइस होता है, आप वो उसको कैसे भी लिख सकता है, पर मोस्टली जो कॉन्स्टेंट प्रीडिफाइन है पहले से दिए गए हैं वो सब क्या अपर केस में लिखे हुए हैं। सो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो पाइथन है वो कैपिटल स्मॉल में फ़र्क करती है। ठीक है, तो जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में कोई फ़र्क नहीं होता है, जैसे कि आप जब HTML का इस्तेमाल करते हो तो HTML में कोडिंग करते समय आप टैग लिखते हो तो उसमें आप लेटर्स को कैपिटल बना दो या स्मॉल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर पाइथन में फ़र्क पड़ता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट भी आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, सी भी आपकी केस सेंसिटिव है, C++ भी है, जावा भी है। उसी तरीके से पाइथन भी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस करती है, यानी कि अगर आपने अपना वेरिएबल कैपिटल में लिया है और अगर आप उसको नीचे यूज़ करते समय स्मॉल में बनाते हो तो एरर जनरेट हो जाएगी। सो इस तरीके से पूछ रहा है पाइथन क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हाँ, पाइथन बिल्कुल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेम और नेम क्या है। तो नेम और नेम यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पर कैपिटल में एन है, यहाँ पे स्मॉल में एन है। तो ये जो नेम है वो प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। यानी कि ये नेम ये वाला नेम नहीं है, क्योंकि इसका एन कैपिटल है और इसका एन स्मॉल है। तो इसी तरीके से बताया जा रहा था कि जैसे पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसके लिए ये नेम और ये वाला नेम अलग अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, सो नेम और नेम क्या है, बोल दोनों समान है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या एरर है, क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो है अलग अलग वेरिएबल्स। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। देखो, अगर ये वेरिएबल नहीं है, मानते हैं, मान लो कि हम बोलते हैं कि ये सर वेरिएबल नहीं है, तो अगर ये वेरिएबल नहीं है तो फिर ये एरर जनरेट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू नहीं हो सकते क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, तो इस पर डबल कोट्स होना चाहिए था। तो इस पर कोई डबल कोट्स नहीं है, इसका मतलब ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल हैं, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अलग अलग वेरिएबल। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाइथन का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में होता है। तो पाइथन का जो मेन यूज़ है वो किस फील्ड में करा जाता है, वेब डेवलपमेंट में, दूसरा ऑप्शन है डेटा साइंस में, अगला ऑप्शन है AI में, अगला ऑप्शन है सभी में। तो जो पाइथन है वो आज के समय में बहुत ही लेटेस्ट लैंग्वेज है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जो पाइथन है उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और AI, इन सभी में किसी ना किसी तरीके से अपने काम को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सभी में। यानी कि पाइथन का यूज़ आज के समय में इन सभी फील्ड्स में हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाइथन सीखने में आसान क्यों मानी जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि इसके जो सिंटेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इसको कोड करना लिखना बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम रहती है, इसमें कीवर्ड्स भी थोड़े कम हैं और ये ओपन सोर्स है। यानी कि पाइथन सीखने में आसान क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है वो इसके लिए बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, इसके सिंटैक्स इजी है, इसके कीवर्ड भी कम है और ये ओपन सोर्स भी है। तो ऑप्शन डी सभी, ये ऑप्शन सही है आपका इस क्वेश्चन का। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो हमने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इसके सारे सिंटेक्स इंग्लिश में हो। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है जो एक ऐसी लैंग्वेज जिसे मशीन समझता है, और मशीन समझता है। लो लेवल लैंग्वेज जिसका मतलब होता है 0 और 1। अगला ऑप्शन है बाइनरी, इसका मतलब भी 0 1 है। और असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसमें 0 1 और बाइनरी का मिक्सअप होता है। पर जो पाइथन है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके सारे सिंटेक्स इंग्लिश में है। सो इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 26, पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किए गए हैं। यानी कि पूछ रहा है पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं वो कितने टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं, कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 6+ है, यानी कि पाइथन में कई सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं और उनकी संख्या 6+ है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन सी इज द, इसका जो आंसर है वो सी है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन सा है। तो निम्न में से न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन से हैं। तो न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर स्टोर होता हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि STR मतलब जो स्ट्रिंग को शो कर रहा है। ये लिस्ट है, ये कई सारी वैल्यू को एक साथ रखता है। और ये डिक्ट है जो कि
की और वैल्यू का पेयर रखता है। यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू रखता है, न्यूमेरिक वैल्यू रखता है, वो यहाँ पे इंट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीजर डेटा टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इंटीजर डेटा टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है आप सबको दिख रही होगी, इन चारों में ये वाली है 25। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10/3। ये जो डबल डिवाइड लगा है इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं पाइथन में। सो 10 फ्लोर डिवीजन 3 का आउटपुट क्या होगा? तो जब आप फ्लोर डिवीजन लगाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो सिर्फ कोसेंट वैल्यू को आउटपुट के रूप में देगा। सो अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट जो आपका आएगा वो 3 आएगा, यानी कि जो भागफल है वो 3 आएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा। वैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 3.3333 है। लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन में देखें, यानी कि उसका फ्रैक्शन पार्ट, पॉइंट के बाद का पार्ट हटा दें, तो फिर बन जाता है ओनली 3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अगला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 10 मॉडुलस 3। तो शायद आपने थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, वैसे तो ये परसेंट का साइन होता है मैथ में, पर यहाँ पे ये मॉडुलस का सिंबल होता है। तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, जो कि रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है। तो अगर आप 10 mod 3 करोगे, डिवाइड करोगे 10 को 3 से, तो शेषफल के रूप में, यानी कि रिमाइंडर के रूप में 1 आने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो 1 है, और ऑप्शन बी में 1 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट किस सिंबल से दर्शाया जाता है? यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, तो आपको बताया था मैंने ऊपर। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में जे से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 10 का आउटपुट क्या होगा? तो पाइथन में टाइप एक फंक्शन होता है जो बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यू लिया, वेरिएबल लिखा है, उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये फंक्शन किसी भी वेरिएबल और वैल्यू के डेटा टाइप को बताता है। तो 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका जो टाइप है वो इंट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टाइप 10.5 का आउटपुट क्या होगा? तो टाइप 10.5, तो 10.5 एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इसका जो टाइप है वो फ्लोट होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टाइप 5+2j का आउटपुट क्या होगा? तो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि अगर किसी नंबर में आपको इस तरीके से प्लस करके और 2j मिल रहा है, तो j इमेजिनरी पार्ट होता है और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो सी है। सी इज द राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से रियल नंबर कौन से हैं? तो रियल नंबर में आपके इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों आते हैं। सो यहाँ पे 5 और 5.5 ये दोनों ही आपके रियल नंबर हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है उसका नाम है 36, और उसमें लिखा हुआ है पाइथन में सेट डेटा टाइप किस चिन्ह से बनाई जाती है? बोल रहा है कि जब आप पाइथन में सेट बनाते हो तो आप इसमें से कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हो? तो सेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं करली ब्रैकेट। तो पाइथन में जब हम सेट बनाते हैं करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और पाइथन में जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो उस टाइम पर भी करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पाइथन में जब एक लिस्ट बनती है तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। पाइथन में जब कोई टपल बनती है तो उस टाइम पर ये स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, सेट का पूछा है उसने, तो हमें ऑप्शन सी बताना है, क्योंकि सी यानी कि करली ब्रैकेट का इस्तेमाल सेट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 किस डेटा टाइप का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगे हैं और यहाँ पे की वैल्यू के पेयर नहीं है, ओनली वैल्यू है, तो ये एक सेट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ सेट, तो ये लिस्ट नहीं है, टपल नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, तो ये करली ब्रैकेट लगे हैं और इसके अंदर कोई की वैल्यू के पेयर नहीं है क्योंकि वो डिक्शनरी में होते हैं, इसलिए सेट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज की परमिशन होती है क्या? पूछ रहा है क्या सेट में डुप्लीकेट वैल्यू होती है? तो आपको बता दें, सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। ये खास बात होती है सेट की, कि अपने अंदर डुप्लीकेट्स कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू की परमिशन है क्या? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 39 वन, ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 1 2 2 3 का वास्तविक सेट क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो दिया है वो एक सेट है, लेकिन ये एक्चुअली में सेट नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू दी है। यहाँ पर 1 और 2 रिपीटेड है, तो बोल रहा है कि इसका रियल सेट क्या होगा, यानी कि अगर इसे सेट बनाया जाए तो क्या बनेगा। तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती हैं, तो हम लोग एक एक वैल्यू को रख लेंगे। तो इसमें से 1 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें 3 ले लेंगे, तो हमारा जो सेट बनेगा रियल सेट वो होगा करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेट ऑर्डर्ड कलेक्शन है या अनऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, जो सेट है वो एक यहाँ पाइथन में आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला जो है वो है 41, इसमें लिखा है निम्न में से म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि जिसे बदला जा सके। तो आपको बता दें ये जो इंट होता है ये आपका चेंजेबल नहीं होता है। जो स्ट्रिंग होती है ये भी आपकी चेंजेबल नहीं होती है। इंट आपका नॉट चेंजेबल है, स्ट्रिंग आपका नॉट चेंजेबल है, और जो टपल है ये भी आपका नॉट चेंजेबल है। पर ये जो सेट होता है ये चेंजेबल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू को बदला जा सकता है। सो म्यूटेबल पूछा है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। एक होता है इम्यूटेबल जिसका मतलब होता है नॉट चेंजेबल। सो इंट इज अ इम्यूटेबल, str इज अ इम्यूटेबल, और टपल इज अ इम्यूटेबल यानी कि नॉट चेंजेबल। पर सेट इज अ चेंजेबल, सो सेट इज अ म्यूटेबल टाइप। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, निम्न में से इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है, यानी कि नॉट चेंजेबल। तो यहाँ पे जो सेट है, टपल है और डिक्शनरी है और लिस्ट है, इन चारों में देखो क्या है, लिस्ट चेंजेबल है, सेट चेंजेबल है, डिक्शनरी चेंजेबल है, पर ये जो टपल होता है ये नॉट चेंजेबल होता है। सो टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43, टाइप करली ब्रैकेट का, यानी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो वो पूछ रहा है ये क्या है। तो यहाँ पे ये जो है वो एक सेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेंगे सेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एम्प्टी सेट बनाने का सही तरीका कौन सा है। तो एम्प्टी सेट बनाने का जो सही तरीका है वो ये है, क्योंकि ये जो है आपका वो एम्प्टी डिक्शनरी कही जाती है। तो ये एम्प्टी डिक्शनरी कही जाती है, इसलिए जो एम्प्टी सेट है वो इससे बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 44। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, टाइप सेट का आउटपुट क्या होगा। तो टाइप सेट यानी कि इससे बनेगा एक एम्प्टी सेट। तो अब इसका टाइप पूछा है तो इसका टाइप भी क्या होगा, सेट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करने की ज़रूरत है। ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप करली ब्रैकेट का आउटपुट क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो डिक्शनरी होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में वो करली ब्रैकेट डिक्शनरी के लिए उसने फिक्स कर रखे हैं। हालांकि सेट में भी करली ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, पर देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन था एम्प्टी सेट बनाने का सही तरीका क्या है, तो ये एम्प्टी सेट बनाने का सही तरीका होता है। तो उसके बिहाफ पर इस वाले क्वेश्चन में ये जो करली ब्रैकेट दिए हैं वो उसको डिक्शनरी के कंसिडर करेगा, तो इसका जो टाइप आएगा वो डिक्ट आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही है, और इसका आंसर एम्प्टी सेट बनाने का सही तरीका ये वाला सही है। और जैसे कि इसमें भी दिया था, यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। टाइप सेट यानी कि देखो इसने एक एम्प्टी सेट पास किया है, और यहाँ पे देखो सेट लिखा है और यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट लिखा है, तो उसके हिसाब से इसको बोलेंगे हम एम्प्टी डिक्शनरी यानी कि डिक्ट, और इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो इससे आउटपुट क्या आने वाला है, तो इसका आउटपुट आने वाला है सेट, क्योंकि ये सेट है, ये आपका एम्प्टी सेट है, और ये पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डिक्ट। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा शायद, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, पाइथन में बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू कौन सी है। तो जो बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि जो ट्रू और फॉल्स होते हैं, उनको बूलियन वैल्यू बोलते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप में जो वैल्यू आती हैं वो ट्रू और फॉल्स होती हैं। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46।
अगला क्वेश्चन है टाइप ट्रू का आउटपुट क्या होगा, यानी कि जो ट्रू है इसका क्या टाइप है, इसका डेटा पूछ रहा है। तो ट्रू इज द बूलियन वैल्यू, तो इसका जो टाइप है वो बूल होगा। अगला क्वेश्चन है 48 बूल जीरो का आउटपुट क्या होगा। तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। बूल 10 का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे जो 10 है ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू को ट्रू कंसीडर करता है पाइथन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू। अगला है टपल स्लाइसिंग का सही सिंटैक्स कौन सा है। तो टपल स्लाइसिंग के लिए क्या करते हैं, पहले ऑप्शन दिया है टाइप फंक्शन लगाते हैं, नहीं, सेट क्वेश्चंस न्यूमेरिक टाइप्स, और चौथा ऑप्शन है सही सभी। तो टपल स्लाइसिंग